हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। प्रलोभन मुक्त चुनाव। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन करने हैदराबाद गए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह जो कहा कि चुनावों में धन और मुफ्त की सामग्री बांटने वालों पर निर्वाचन आयोग की नज़र रहेगी, उससे यही पता चलता है कि चुनाव जीतने के लिए अनुचित तौर तरीकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। पहले यह काम कुछ ही राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब यह सारे देश में होने लगा है। बड़ी संख्या में ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो पैसे के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। चिंता की बात यह है कि अनेक प्रत्याशी इसमें सफल भी रहते हैं। एक समय था जब बाहुबल के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की जाती थी। बंगाल को छोड़कर शेष देश में तो उस पर लगाम लग गई, लेकिन धन बल की भूमिका बढ़ गई है। यह इतनी अधिक बढ़ गई है कि पुलिस, आयकर विभाग एवं अन्य एजेंसियों की सतर्कता के बाद भी चुनाव के समय मतदाताओं के बीच बांटे जाने वाले धन के साथ साथ शराब और अन्य सामग्री की बरामदगी बढ़ती जा रही है। यह स्वाभाविक ही है कि विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियां वह सारा धन जब्त नहीं कर पाती होंगी जो लोगों के वोट खरीदने के लिए जमा किया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। आमतौर पर यह काला धन ही होता है। यह ठीक है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि पैसे और सामग्री का वितरण करने वाले हमारे निशाने पर होंगे और यदि प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई नहीं करती तो हम उनसे कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चुनाव जीतने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले 2 कदम आगे रहते हैं। कुछ प्रत्याशी तो पैसे और सामग्री बांटने का काम चुनाव की घोषणा होने यानी आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के पहले ही शुरू कर देते हैं। विडंबना यह है कि लोग भी लालच में आ जाते हैं और एक तरीके से अपना वोट बेच देते हैं। जब ऐसा होता है तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव वाले राज्यों में प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने की जो प्रतिबद्धता व्यक्त की वह तभी पूरी हो सकती है जब निर्वाचन आयोग को घोषणा पत्रों के माध्यम से लोगों को लुभाने के लिए किए जाने वाले वादों पर रोक लगाने का अधिकार मिले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में रेवड़ी संस्कृति विकसित हो चुकी है। इसके तहत राजनीतिक दल आर्थिक स्थितियों की अनदेखी कर मुफ्त सामग्री या फिर सुविधाएं देने के अनाप शनाप वादे करने लगे हैं और उन्हें अपनी गारंटी बताने लगे हैं। जब एक दल ऐसा करता है तो दूसरे दल भी ऐसा ही करने के लिए विवश हो जाते हैं। यह एक ऐसी ओर है जिनसे देश को बाहर निकालना ही होगा। अंगदान महादान। उत्तराखंड के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। जनसंख्या के हिसाब से अंगदान की शपथ लेने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण के मामले में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। यह दर्शाता है कि यहाँ के निवासी जिस तरह
अपनी देश की सीमा की रक्षा करने के लिए आगे रहते हैं, उसी प्रकार वे मानव धर्म निभाने में भी किसी से पीछे नहीं है। अभी तक प्रदेश में 3059 व्यक्तियों ने अंगदान के लिए पंजीकरण कराया है। प्रदेश की जनसंख्या लगभग 1.25 लाख करोड़ है। औसतन 1 लाख की आबादी में से 24 व्यक्ति अंगदान के लिए आगे आए हैं। इनमें से कुछ ने तो देह दान करने का भी निर्णय लिया है। आम जन को अंगदान के लिए प्रेरित करने में आयुष्मान भारत अभियान की मुख्य भूमिका रही है। इसके साथ ही स्वयंसेवी संस्थानों का भी इसमें महती सहयोग रहा है। इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल है कि रूढ़िवादी से हटकर लोग अंगदान के लिए प्रेरित हुए हैं। अपने धर्म व परंपरा के कारण व्यक्ति अंगदान अथवा देहदान से दूरी बनाते हैं। ऐसे में अंगदान के मामले में देश में दूसरे नंबर पर रहना निश्चित तौर पर प्रदर्शित करता है कि यहाँ के लोग दूसरों की मदद के लिए आगे आने में हिचकते नहीं। आम जन ने तो अंगदान के लिए पंजीकरण कर अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया है। अब जरूरत सरकार को इनके लिए व्यवस्था बनाने की है। अंगदान अथवा देहदान से मिलने वाले अंग और शरीर को एक निश्चित समय के भीतर सुरक्षित करना जरूरी है। इसके लिए ऐसी मशीनें चाहिए जो इन्हें सुरक्षित रख सकें। अभी अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में राज्य में सीमित सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य करते हुए आगे कदम बढ़ाएगी। धन्यवाद।